हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकुश चिड़मार और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनल ऑडिट के बारे में। तो अगर आपको ये मेरे प्यारे प्यारे नोट्स चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे जाके इन्हें फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं आईसीएम मॉड्यूल का इंडेक्स, जिसमें हमने चैप्टर 1 से लेके चैप्टर नंबर 11 तक सब कुछ कवर कर लिया है। एंड चैप्टर नंबर 19 वो है हमारा प्रोफेशनल एथिक्स, वो भी हमने कवर कर लिया है। आज हम कवर करने वाले इंटरनल ऑडिट चैप्टर नंबर 16 को। चलिए शुरू करते हैं हमारे प्यारे प्यारे हैंड रिटन नोट से। तो इंटरनल ऑडिट का मतलब क्या होता है? इंटरनल ऑडिट मतलब वो ऑडिट जो हमें प्रोवाइड करता है इंडिपेंडेंट अश्योरेंस। सर ये इंडिपेंडेंट अश्योरेंस हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिट भी प्रोवाइड करता है, तो इंटरनल ऑडिट में ऐसा क्या खास है? इंटरनल ऑडिट में खास ये है कि वो हमें इंडिपेंडेंट अश्योरेंस प्रोवाइड करता है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के ऊपर, कि एंटिटी ने जो भी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस लगा के रखा है वो सही है। अब रिस्क है तो हम उसके अगेंस्ट क्या लगाते हैं? कंट्रोल्स। तो जो कंट्रोल्स लगाए हैं रिस्क के अगेंस्ट वो इफेक्टिव है, उस पर भी हमारा इंडिपेंडेंट अश्योरेंस प्रोवाइड करता है इंटरनल ऑडिट। ठीक है, ये क्यों प्रोवाइड करता है इंडिपेंडेंट अश्योरेंस? ताकि हमारे एंटिटी की गवर्नेंस एनहांस हो सके, हम एंटिटी की गवर्नेंस बढ़ा सके एंड हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सके, जो भी एंटिटी के ऑब्जेक्टिव्स है उनको अचीव कर सके। तो ये था आपका पूरा आप कह सकते हैं मीनिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज इंटरनल ऑडिट, तो उसमें आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या है, कितना स्कोप है, क्या काम करता है इंटरनल ऑडिट फंक्शन। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपको सेम पॉइंट जो गवर्नेंस वाला है वो तो लिखना ही है, कि भाई हम गवर्नेंस अच्छे से देखते हैं कि गवर्नेंस अच्छे से है या नहीं है। एंड हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है रिस्क मैनेजमेंट के लिए, कि हम रिस्क को मैनेज करते हैं। हमारा इंटरनल ऑडिट में हमारा काम ये होता है, ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में बताऊं तो, कि रिस्क को आइडेंटिफाई करना और उसको मैनेज करना। तो हमारा मेन काम है रिस्क को मैनेज करना। रिस्क को मैनेज, कौन से रिस्क को मैनेज करना है? एक फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करना है और ऑपरेटिंग रिस्क को तो 2 बार मैनेज करना है। फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करना है और ऑपरेटिंग रिस्क को तो 2 बार मैनेज करना है। 2 बार मैनेज करना है उससे क्या मतलब है मैं आपको एक बार अपने नोट से बताऊंगा। तो रिस्क को मैनेज करना है। अब रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं भाई? रिस्क को मैनेज करने के लिए मैंने आपको ऊपर भी बताया, रिस्क को मैनेज करने के लिए हम करते हैं एक हमारा इंटरनल कंट्रोल लगाते हैं हम लोग। तो इंटरनल कंट्रोल को मॉनिटरिंग करना है हमें। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? रिस्क को मैनेज करना, इंटरनल कंट्रोल को मॉनिटरिंग करना। कौन से इंटरनल कंट्रोल को? वो इंटरनल कंट्रोल जो हमें हेल्प करते हैं कंप्लाई करने के लिए लॉज एंड रेगुलेशन से। ठीक है, तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन है। एक बार अपने नोट से भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या बात करें हम लोग? इंटरनल ऑडिट की बात करें। इंटरनल ऑडिट हमें क्या देता है? इंडिपेंडेंट एश्योरेंस देता है। किस बारे में? रिस्क मैनेजमेंट के बारे में एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में। किस लिए? ताकि हम एनहांस कर सके गवर्नेंस को और अचीव कर सके हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को। एक बात ध्यान रख लेना, ये सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से कन्फाइंड नहीं है, सिर्फ ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे नहीं लगता है, इसमें हम ऑपरेटिंग पे भी ध्यान देते हैं, ऑपरेशनल इश्यूज पे भी ध्यान देते हैं, कि प्रोडक्शन में कितना माल जाना चाहिए, कितना नहीं जाना चाहिए, कितना वेस्टेज हो रहा है, ये सब चीजों पे भी हम ध्यान देते हैं। ठीक है, तो इसमें फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल दोनों इंक्लूडेड होता है। यस सर, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। तो ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव गवर्नेंस के रिलेटेड आ जाएगा। दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव है रिस्क को मैनेज करना। कैसे मैनेज करना? कौन से रिस्क को मैनेज करना? फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग के तो 2। अब 2 कौन से? एक तो फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करना है, फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करना है, एंड दूसरा रिव्यू करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। ठीक है, अब रिस्क को मैनेज करने के लिए हम करते हैं इंटरनल कंट्रोल्स। तो इंटरनल कंट्रोल्स को मॉनिटर करना है। कौन से इंटरनल कंट्रोल्स को मॉनिटर करना है? जो हमें हेल्प करते हैं कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस के लिए। इसमें बात ध्यान रखना कि हम एज एन इंटरनल ऑडिटर रिव्यू करते हैं कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस का। हम खुद कंप्लाई नहीं करते, हम खुद रेगुलेटर से जाके डिस्कशन नहीं करते, उसके साथ एंगेज नहीं होते, हमें मैनेज नहीं करता कंप्लायंस। हमें ये देखना है कि एंटिटी ने कंप्लाई किया है कि नहीं किया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है इस मॉड्यूल में, इसलिए मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब कौन इंटरनल ऑडिटर हो सकता है? सर ऑब्वियसली सर सीए पढ़ रहे हैं हम लोग, और सीए में इंटरनल ऑडिट वाला सब्जेक्ट है, चैप्टर है, तो हम ही इंटरनल ऑडिट बन सकते होंगे, और तो कौन ही बन सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, इंटरनल ऑडिटर कोई भी हो सकता है, कोई भी। आपका एम्प्लॉय भी हो सकता है, सीए भी हो सकता है, सीएमए, सीएस, लॉयर, डॉक्टर, कोई भी इंटरनल ऑडिटर हो सकता है। जिसको बोर्ड चाहे उसको इंटरनल ऑडिटर बना सकती है। ठीक है भाई, बस एक बात ध्यान रखना, उसके बाद थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए इंटरनल ऑडिट जैसा। ऐसा नहीं आपने एक सड़क पे से किसी को भी इंटरनल ऑडिटर बना दिया, थोड़ा सा रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए इंटरनल ऑडिटर के बाद वाला, इंटरनल ऑडिट वाला, तो आप बना सकते हो इंटरनल ऑडिटर। ठीक है, और उसके पास अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, कि भाई बेसिकली उसके पास, उसको इतनी अथॉरिटी तो दो कि वो काम को अच्छे से परफॉर्म कर सके, इन्वेस्टिगेट कर सके। ठीक है, तो उसके पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी की। एप्लीकेबिलिटी किसमें दी हुई है? आपके सेक्शन नंबर 138 में दी हुई है। इसको याद करना चाहो तो आप कर सकते हो। सेक्शन नंबर 138 में आपके
आपकी एप्लीकेबिलिटी दी हुई है इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड। अब एप्लीकेबिलिटी को एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। एप्लीकेबिलिटी आपकी सबसे पहली लिस्टेड कंपनी में सारी चीजें एप्लीकेबल होती है, तो लिस्टेड कंपनी में आपका इंटरनल ऑडिट भी एप्लीकेबल होगा। एप्लीकेबिलिटी का मतलब क्या होता है, आपको इंटरनल ऑडिट फंक्शन सेटअप करना पड़ेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। एक तो जब आपकी लिस्टेड कंपनी है, दूसरा अगर आपकी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है। अगर आपकी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो अपने डिपॉजिट्स को पॉट में डालो। क्या बोला मैंने, अगर आपकी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो अपने डिपॉजिट्स को पॉट में डालो, ठीक है। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स में अपने डिपॉजिट को पॉट, जितने भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स के डिपॉजिट है उनको पॉट में डालो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, डिपॉजिट्स की एक लिमिट है, पी से आपका पेड अप कैपिटल की लिमिट है, ओ से आपका आउटस्टैंडिंग बोरोइंग की लिमिट है, एंड टी से आपका टर्नओवर की लिमिट है। अब मैंने इसको इस सीक्वेंस में इसलिए रखा है क्योंकि लिमिट जो है वो हमेशा डबल है। इसमें 25 करोड़ के डिपॉजिट है, पेड अप शेयर कैपिटल अपना 50 करोड़ है, बोरोइंग्स अपना 100 करोड़ है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे बोरोइंग्स एक्सीडिंग 100 करोड़ है, यहाँ पे 50 करोड़ और मोर है, 25 करोड़ और मोर है, और यहाँ पे 100 का डबल 200 करोड़ और मोर है। लेकिन सिर्फ बोरोइंग्स में ही हमारा एक्सीडिंग 100 करोड़ है, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें हमेशा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हम देखेंगे, जिस फाइनेंशियल ईयर की एप्लीकेबिलिटी चेक कर रहे हैं हम लोग, उससे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में क्या हुआ था वो देखेंगे। एंड एक हमारे डिपॉजिट्स एंड एक हमारा बोरोइंग्स, इन दोनों में हम एट एनी टाइम देखेंगे। मतलब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर कभी भी एक सेकंड के लिए भी अगर आपके डिपॉजिट्स 25 करोड़ या मोर हो गए, या फिर आपके बोरोइंग्स 100 करोड़ से ज्यादा हो गई, तब हम आप पे इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल है ऐसा मान लेंगे, अगर आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हुए तो, ठीक है। यस सर, बहुत अच्छे समझ में आ गया। एंड ये और लिखा हुआ है, ये भी ध्यान रखना कि ये कोई भी एक कंडीशन, इन चार में से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल हो गई तो आपको इंटरनल ऑडिट बनाना पड़ेगा, इंटरनल ऑडिटर को हायर करना पड़ेगा, ठीक है सर। यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की बात हो गया, हम प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं। प्राइवेट कंपनी में दोनों बड़ी कंडीशंस है, दोनों बड़ी कंडीशंस का मतलब क्या, आउटस्टैंडिंग बोरोइंग वाली 100 करोड़ की कंडीशन, 200 करोड़ की कंडीशन है और 100 करोड़ की कंडीशन है। 200 करोड़ मतलब क्या, टर्नओवर वाली, और 100 करोड़ मतलब क्या, बोरोइंग वाली, और सेम एज अबव, मतलब वही इसमें भी एक्सीडिंग है, इसमें और 200 करोड़ और मोर है, इसमें एट एनी टाइम, और यहाँ पे एट एंड ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है। यस सर, एक बार अपने नोट से भी डिस्कस कर लेते हैं एप्लीकेबिलिटी को। तो एप्लीकेबिलिटी सेक्शन 138 में क्या बोला गया, एवरी लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, डिपॉजिट्स को पॉट में डालो, डिपॉजिट्स का 25 करोड़ और मोर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, प्रीसीडिंग चारों में प्रीसीडिंग ही है, यहाँ पे आप देखेंगे तो चारों में प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर देख रहे हैं अपन, डिपॉजिट्स है 25 करोड़ और मोर है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम है, पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर है, आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स, अब एक बात ध्यान रखना यहाँ पे, फ्रॉम बैंक्स और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमने किसी और कंपनी से बोरोइंग लिए हुए तो उसमें ये लिमिट काउंट नहीं होगी, तो हम ये लिमिट नहीं देखेंगे। ये ना बहुत माइन्यूट पॉइंट है, लेकिन आईसीआर ना यहीं पे खेलेगा आपके साथ, ठीक है। तो बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्सीडिंग 100 करोड़ एट एनी टाइम, हमें फर्क नहीं पड़ता, कोई भी टाइम पे हो जाए हम मान लेंगे, ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, टर्नओवर 200 करोड़ और मोर। और यहीं पे प्राइवेट कंपनी में दोनों बड़ी वाली अपने पास कंडीशंस आ जाएगी, बोरोइंग्स की 100 करोड़ वाली और टर्नओवर की 200 करोड़ वाली। और जैसे ही जिस दिन आपका टर्नओवर बढ़ जाए, डिपॉजिट्स बढ़ जाए, आपका पेड अप शेयर कैपिटल बढ़ जाए, बोरोइंग्स बढ़ जाए, जो लिमिट्स जो आपने दी हुई है उतनी आपकी लिमिट्स टच हो जाए, तो उस दिन से लेके 6 महीने के अंदर अंदर आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। मतलब 6, ऑब्वियसली टाइम तो देंगे ना, ऐसा नहीं अरे आज के आज आपको अपना इंटरनल ऑडिटर हायर करना है, ऐसा नहीं कर सकते ना यार, टाइम तो लगता है ना इंटरनल ऑडिटर हायर करने में, कैसा डिपार्टमेंट सेटअप करना है वो सब करने में। तो हमने बोला आप 6 महीने का टाइम ले लो, जिस दिन आपकी एप्लीकेबिलिटी आ जाए उस दिन से आपको 6 महीने का टाइम है कि आप 6 महीने के अंदर अंदर इंटरनल ऑडिट को अपॉइंट कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं एज पर SIA 210 एक्टिविटीज परफॉर्म बाय इंटरनल ऑडिटर्स टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। अब सर ये ऐसे सुना था, ऐसे ही सुना था, SRE सुना था, SRS सुना था, ये SIA क्या है? तो SIA यहाँ पे है स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट, ठीक है। अच्छा अरे सर अब इसके भी मेरे को नंबर याद रखने पड़ेंगे, कितने सारे नंबर है यार याद रखने के लिए। ठीक है चलो मैं आपका थोड़ा काम कम कर देता हूं। SIA में आपको नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, SIA 2 था एंड मैंने इसलिए जानबूझ के यहाँ पे नंबर्स लिखे भी नहीं है, सिर्फ कुछ जगह जहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा मुझे मैंने लिख दिया। तो आपको ये नंबर्स जो है ना SIA वाले वो याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना समझना है कि ये जो पूरा चैप्टर है ना वो मेजरली आपका SIA के ऊपर बेसिस है, SIA के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड्स भी है हमारे इंटरनल ऑडिट के, और ये स्टैंडर्ड जो है वो रिकमेंडेटरी है। अब करना चाहो तो कर लो, रिकमेंडेटरी है कि भाई
जो हमने बोला है उतना आप कर लो, ठीक है। जैसे एसएस तो क्या है कंपलसरी है, ठीक है, नहीं किया तो आपको मटेरियल डिपार्चर लगाना बताना पड़ेगा आपके रिपोर्ट में ये सब, लेकिन ये आपके रिकमेंडेटरी है, हम ऐसा चाह रहे हैं कि आप कर लो तो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये ऐसा, ये आपको वैसे नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें बोल रहा है कौन कौन से एक्टिविटीज परफॉर्म करने इंटरनल ऑडिटर्स को टू अचीव ऑब्जेक्टिव, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हमने ऊपर डिस्कस किए वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए इंटरनल ऑडिटर्स को कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी पड़ती है। सबसे पहला भाई, आप इंटरनल ऑडिट शुरू करने जा रहे हो, आप सबसे पहले प्लान तो करोगे ना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लान कर लिया आपने, ये कैसे करेंगे इंटरनल ऑडिट, तो आपको हायर करना पड़ेगा बंदों को करने के लिए, खुद अकेले थोड़ी कर सकते हो आप इतना बड़ी कंपनी का इंटरनल ऑडिट, तो आपको बंदों को हायर करना पड़ेगा, तो आपको स्टाफ को हायर करना पड़ेगा, और कुछ बड़ा काम है तो आपको एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स को भी हायर करना पड़ेगा, राइट, यस सर। नेक्स्ट हमने हायरिंग कर ली, अब हम करेंगे ऑडिट को परफॉर्म। अब करेंगे ऑडिट को परफॉर्म विथ क्वालिटी, ठीक है। ऑडिट तो सब लोग कर सकते हैं भाई, क्वालिटी के साथ कर लो तो माने। तो ऑडिट करेंगे हम परफॉर्म विथ क्वालिटी, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑडिट जब खत्म हो जाएगा तब हम कम्युनिकेट कर देंगे टू स्टेक होल्डर्स, हम स्टेक होल्डर्स को बता देंगे हमने ऑडिट खत्म कर दिया है। तो ये है आपके एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म बाय इंटरनल ऑडिट फंक्शन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। वही है, प्लान करो, स्कोप करो, मेथोडोलॉजी डिसाइड करो, फिर प्लान एक्वायर रिव्यू करो, परफॉर्मेंस ट्रेनिंग टू प्रोफेशनल स्टाफ, मतलब स्टाफ से रिलेटेड सारी चीजें करो, फिर एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स को आइडेंटिफाई करो, एंगेज करो, मैनेज करो, फिर ऑडिट करो। ऑडिट करो मतलब क्या, प्रॉपर प्लानिंग करो, एग्जीक्यूशन करो, रिपोर्टिंग करो, फिर ऑडिट को क्वालिटी के साथ करो। इसका मतलब क्या, क्वालिटी इवैल्यूएशन करो, इंप्रूवमेंट प्रोग्राम करो, एंड लास्ट में कम्युनिकेट कर दो सारे स्टेक होल्डर्स को जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स है वो आपने अचीव कर लिए, ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर अकाउंटिंग फंक्शन इंटरनल ऑडिटर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मतलब इंटरनल एज एन इंटरनल ऑडिटर अकाउंटिंग फंक्शन से रिलेटेड मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई आपको याद होगा अकाउंटिंग फंक्शन के लिए, मैंने आपको लास्ट टाइम जब हमने डिस्कशन में पढ़ा था तो उसमें मैंने बोला था कि अकाउंटिंग फंक्शन जिसके पास है उसके पास कस्टोडियल फंक्शन नहीं होना चाहिए अपनी एसेट्स का। इसमें भी सेम है, जो इंटरनल ऑडिट कर रहा है उसके पास अकाउंटिंग फंक्शन का कोई भी हाथ नहीं होना चाहिए, अकाउंटिंग में उसको ध्यान नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि आपको अकाउंटिंग की रिव्यू करने, अगर आप खुद ही अकाउंटिंग करने बैठ गए तो रिव्यू क्या करोगे, ठीक है, यस सर। तो इसमें यही बोल रहा है कि आपको अकाउंटिंग फंक्शन से इंडिपेंडेंट रहना है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि आपको एक इंडिपेंडेंट स्टेटस एंजॉय करना है पूरी कंपनी में, ठीक है, कि आप एक इंडिपेंडेंट हो, किसी से डिपेंडेंट नहीं हो, किसी का इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा, बेसिकली वो सारी चीजें। नेक्स्ट, आपको परफॉर्म नहीं करना है कोई भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन। एग्जीक्यूटिव मतलब क्या, काम करने वाला फंक्शन। आपको कुछ भी काम नहीं करना है किसी भी एंटिटी में, काम नहीं करने वाला, ऐसे काम चोरी नहीं करनी, इन द सेंस कि आपको काम का रिव्यू करना है। लोगों ने काम किया होगा पूरी एंटिटी में, वो काम का आपको रिव्यू करना है, आपको खुद वो काम परफॉर्म नहीं करना, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो आपको एग्जीक्यूटिव फंक्शन परफॉर्म नहीं करने, एंड आपको इंडिपेंडेंट रहना है अकाउंटिंग स्टाफ से, ठीक है सर, यस सर। फिर आपको इंडिपेंडेंट रह के ना एडिक्वेसी चेक करनी है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की फॉर एसेट्स, कि एसेट्स के लिए उनकी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की क्या एडिक्वेसी है, कि एडिक्वेट है या नहीं है। अगर आपको डेफिशिएंसी मिल गई, आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक कर रहे हो, अगर आपको डेफिशिएंसी मिल गई तो आपको मैनेजमेंट को बताना है, दूर से भी बताना है, पास से भी बताना है। क्या बोला मैंने, अगर एडिक्वेसी आपको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के खराब लगी, आपको डेफिशिएंसी मिल गई, तो आपको मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा, दूर से भी बता देना, पास से भी बता देना। दूर से कैसे बताओगे, दूर से बस ऑब्जर्व करोगे फैक्ट्स को, जो भी फैक्ट्स आपको पता चल रहे उनको ऑब्जर्व करोगे और उनके नोटिस में लाओगे, अथॉरिटीज के नोटिस में लाओगे। एंड दूसरा, पास से कैसे बताओगे, उनके साथ क्लोजली एसोसिएट करके। आप क्लोजली एसोसिएट रहोगे ना तो आपको इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी मिलती रहेगी, जो भी मैनेजमेंट के पास जानकारी है वो आपको भी मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये है आपका पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स की। भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इंटरनल ऑडिटर की, कि आपको इंडिपेंडेंट रहना है, आपको एग्जीक्यूटिव फंक्शन परफॉर्म नहीं करना है, आपको अकाउंटिंग स्टाफ से भी इंडिपेंडेंट रहना है, इंडिपेंडेंट रह के आपको एडिक्वेसी चेक करनी है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फॉर एसेट्स। एंड इसमें अगर आपको कोई डेफिशिएंसी मिल जाए तो आपको एक तो दूर से बताना है, ऑब्जर्व करके और अपने अथॉरिटी को नोटिस में लाके, या फिर दूसरा आपको क्लोजली एसोसिएट रहना है मैनेजमेंट के साथ, और ताकि आपकी नॉलेज जो है वो अप टू डेट रहे, आपको जो भी इवेंट्स हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो पता चल जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट फंक्शंस के बारे में। इसमें ये बोल रहा है कि अगर आपकी कंपनी कवर्ड है अंडर सेक्शन 138, कवर्ड है अंडर सेक्शन 138, इसका मतलब क्या, अगर आप वो एप्लीकेबिलिटी वाले जो रिक्वायरमेंट्स है वो अगर आप फुलफिल कर रहे हो, तब आपको आपकी जो ऑडिट कमेटी है, जो आपकी ऑडिट कमेटी या फिर जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, टुगेदर विथ मैनेजमेंट और चीफ ऑफ इंटरनल ऑडिटर, ठीक है, जो आपके इंटरनल ऑडिटर्स का जो डिपार्टमेंट उसका जो बंदा है, हेड है, वो प्लस आपका मैनेजमेंट प्लस आपकी ऑडिट कमेटी प्लस आपकी बोर्ड, ये सारे मिलके ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे इंटरनल ऑडिट के, टू फॉर्मुलेट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल ऑडिटर। इसका मतलब क्या, इंटरनल ऑडिट का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, कैसे बनाना है, ये सारी चीजें सिर्फ
चीफ ऑफ इंटरनल ऑडिटर का काम नहीं है, या फिर सिर्फ ऑडिट कमेटी और बोर्ड का काम नहीं है, इन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आपके क्वेश्चन आ सकता है बहुत बढ़िया वाला। ऐसे बोलेगा कि भाई इसने सिर्फ अपने हिसाब से बना लिया और इनसे कंसल्ट भी नहीं किया, जबकि इस पे 138 लगता था, तो आप बोलोगे ऐसा गलत है भाई। आपको ये चारों को कम्युनिकेट एक साथ बैठ के बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल ऑडिट। एंड अगर आप वो कंपनी नहीं हो जो ऊपर कवर्ड है, तो सर ऊपर कवर्ड है तो फिर इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल ही नहीं हुआ, फिर हम क्यों करेंगे भाई। कुछ कंपनीज क्या होती है, खुद से भी कर लेती है, उनको खुद इतना पता है कि भाई इंटरनल ऑडिट के इतने सारे एडवांटेजेस है, तो वो खुद से भी इंटरनल ऑडिट करवा लेती है। तो अगर आप इन केस अदर कंपनी हो, तो जो अपॉइंट करता है ना इंटरनल ऑडिटर्स को, वो रिस्पॉन्सिबल होता है, फिर तो वो चाहे वो जैसे ऑब्जेक्टिव्स बनाना चाहे वैसे बना सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अप्रोच टू प्रिपेयर इंटरनल ऑडिट प्लान। हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए इंटरनल ऑडिट प्लान प्रिपेयर करते समय, तो इसमें यही बोला गया है कि भाई इंटरनल ऑडिटर टुगेदर विद पीसीडब्ल्यूजी इंक्लूडिंग ऑडिट कमिटी डेवलप करेगा प्लान फॉर ईच ऑडिट एंगेजमेंट। इसमें भी सेम बात हो रही है भाई, ऊपर आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड करो, नीचे प्लानिंग कर रहे हो, सब चीज आपको सबको मिलजुल के करनी है, आप खुद से अकेले से नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब जो आप प्लानिंग कर रहे हो उसमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए। इंटरनल ऑडिटर्स आप प्लान बना रहे हो ना, तो आपको थोड़ा सा एफर्ट ले लो, आपको एफर्ट बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। आप एफर्ट करके सारी चीजें कवर कर लो, जितने भी एरियाज को आप ऑडिट कर सकते हो, जितने भी ऑडिटेबल एरियाज हो, सारे ऑडिटेबल एरियाज आप कवर कर लो एफर्ट करके। ठीक है, सारे ऑडिटेबल एरियाज कवर कर लो, और रिस्क एपेटाइट भी देख लो। सारे ऑडिटेबल एरियाज कवर कर लो, और रिस्क एपेटाइट देख के वैल्यू प्रोवाइड करो एंटिटी को। ठीक है, क्योंकि आपका काम क्या है, वैल्यू प्रोवाइड करना। आपका काम है बताना कि भाई कहां पे रिस्क है, इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कहां पे कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, कहां पे एफिशिएंसी कम आ रही है, कहां पे हमने ज्यादा रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रही है। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या करना है, आपको इंटरनल ऑडिट प्लान में आपको क्या करना है, एफर्ट लेना है। ठीक है, एफर्ट लेना है, एफर्ट लेके सारे ऑडिटेबल एरियाज कवर कर लो। ठीक है, जितने भी रिस्क है, जितने भी उसके अगेंस्ट हमारे पास क्या रिस्क एपेटाइट है। रिस्क एपेटाइट का मतलब क्या, कितना रिस्क हम झेल सकते हैं, हमारी क्षमता कितनी है। ठीक है, जैसे कितना खाना हम खा सकते हैं उसको हम बोलते हैं हमारी एपेटाइट। तो वैसे रिस्क की एपेटाइट की कितना रिस्क हम झेल सकते हैं, तो हमारा जितना भी रिस्क है और रिस्क एपेटाइट को कंसीडर करते हुए एंटिटी को वैल्यू प्रोवाइड करो। ठीक है, ये हमारा क्या है, इंटरनल ऑडिट प्लान में ये सारी चीजें कवर होंगी। एफर्ट लेके सारे ऑडिटेबल एरियाज को हमको रिव्यू करना चाहिए, कवरेज करना चाहिए, रिस्क देखना है, रिस्क एपेटाइट देखना है, एंड वैल्यू प्रोवाइड करनी है ऑर्गेनाइजेशन को। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। भाई ये ऑडिट में काम आएगा ही आएगा, क्योंकि यू आर प्रोवाइडिंग एन एश्योरेंस। तो आपको इंटीग्रिटी भी रखनी है, मतलब आपको ऑनेस्ट ट्रूथफुल रहना है, आपको फेयर लेना है अपनी डीलिंग्स में, आपको अवॉइड करने सारे कंफ्लिक्ट्स। आपको ऑब्जेक्टिविटी भी रखनी है, मतलब आपको हाईली ऑब्जेक्टिव रहना है, आपको बायस नहीं होना है। ठीक है, आप यू शुड नॉट अलाउ बायस टू ओवरराइड योर ऑब्जेक्टिविटी। एंड नेक्स्ट आपको इंडिपेंडेंट रहना है, मतलब फ्री फ्रॉम माइंड, इंडिपेंडेंस फ्रॉम माइंड एंड इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, दोनों फ्री फ्रॉम एनी इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, एंड इसमें एक बात ध्यान रखना है, इसमें एक क्वेश्चन है आपका, उसमें बोला गया कि भाई चीफ इंटरनल ऑडिटर्स किसको रिपोर्ट करेगा। बेसिकली वो पूरा क्वेश्चन इसी के बेसिस पे है, तो उसमें उन्होंने ये बोला है कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिवली आपको रिपोर्ट करना है सीईओ एमडी सीएफओ को। इसका मतलब क्या कि भाई आप इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, तो अगर आपको डायरेक्टली हम बड़े लोगों से कम्युनिकेट करने का बोल दे, अगर हम आपको एक्सेस दे दे कि आप बड़े लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हो, तब भी तो लोग आपसे डरेंगे ना, तभी तो लोग आपसे डरेंगे कि अच्छा आपको कुछ गलत बता दिया, फिर आपको कुछ काम आपका सही से करने नहीं दिया, तो आप बड़े वाले लोगों को बता दोगे हमारी बातें, इसलिए लोग डरेंगे। इसलिए आपको बोले कि आप एडमिनिस्ट्रेटिवली रिपोर्ट कर सकते हो सीईओ एमडी और सीएफओ को। ठीक है सर, ये सर इससे ज्यादा वो अलग अलग फंक्शनल रिपोर्टिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव, उसका आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना ध्यान रखो एडमिनिस्ट्रेटिवली आप रिपोर्ट कर सकते हो। फिर बात करते हैं हम लोग क्वालिटीज ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स। एज एन इंटरनल ऑडिटर मेरी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, या फिर इसका आप दूसरा नाम दे सकते हो, एक क्वेश्चन इस पे आ सकता है व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ इंटरनल ऑडिटर, या फिर दूसरा इस पे आ सकता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एक्सपर्टीज, व्हाट आर द स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड टू बी एन इंटरनल ऑडिटर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली बात स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एक्सपर्टीज में आपको मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, आप इंटरनल ऑडिटर बन तो गए, लेकिन आपको एंटिटी के मैनेजमेंट के बारे में भी तो पता होना चाहिए ना। क्या पता होना चाहिए, सबसे पहला हम इवेल्युएट करेंगे मैनेजमेंट के कंट्रोल्स को, जो मैनेजमेंट ने कंट्रोल लगाए उनको हम इवेल्युएट करेंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे, जो भी टेक्निक मैनेजमेंट यूज करती है उसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे, और उनको अश्योरेंस देंगे कि हम कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हैं। ठीक है, हम किसी बाहर को ऐसे एक्सटर्नल पार्टीज को आपकी इंफॉर्मेशन नहीं बताएंगे, आप हमें सारी इंफॉर्मेशन बता दीजिए। ठीक है, तो तीन चीजें हम करेंगे मैनेजमेंट के लिए, उनके कंट्रोल्स को इवैल्यूएट करेंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे उनकी टेक्निक की, एंड उनको कॉन्फिडेंशियलिटी की अश्योरेंस देंगे कि हम कॉन्फिडेंशियल रहेंगे। दूसरा, आप मुझे एक बात बताओ भाई, इंटरनल ऑडिट, एज एन इंटरनल ऑडिट मेरा एक मेन काम होता है अकाउंटिंग को चेक करना। ठीक है, फाइनेंशियल और अकाउंटिंग को चेक करना कि अकाउंटिंग सही हो रही है कि नहीं हो रही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है एमआईएस इन सब में, अकाउंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो भाई मेरे पास उसकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए ना,
एक्सपर्टीज तो होनी चाहिए जो काम कर रही है उसकी। मैं अगर तुम समझो जो काम कर रहा है बंदा, जो अकाउंट्स में है बंदा, वो कितने सालों से अकाउंट्स में है, उसको तो सब कुछ पता है, तो मुझे भी तो सब कुछ पता होना चाहिए ना, तभी तो मैं उसके काम को चेक कर पाऊंगा। ठीक है, तो मेरे पास अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल की एक्सपर्टीज होनी चाहिए, नॉलेज एंड एक्सपर्टीज होनी चाहिए। अकाउंटिंग में मुझे अंडरस्टैंडिंग लेनी है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की, अकाउंटिंग के अंदर मुझे अंडरस्टैंडिंग लेनी है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की, एंड फाइनेंशियली नहीं, मुझे तो इवेल्युएट करना है फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग कंट्रोल्स दोनों को। ठीक है, अकाउंटिंग और फाइनेंशियल से ये 2 पॉइंट निकल के आएंगे। अकाउंटिंग का आपको आ जाएगा कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है, एंड फाइनेंशियल से आ जाएगा कि आपको दोनों फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग कंट्रोल्स दोनों को आपको इवेल्युएट करना है। एंड लास्ट में आप इंटर का अपना सारे सब्जेक्ट्स लिख के आ जाओगे कि हमारे पास गुड नॉलेज होनी चाहिए कॉमर्स की, लॉज की, टैक्सेशन की, कॉस्टिंग की, इकोनॉमिक्स की, ये सब लिख के आ जाओगे आप। ठीक है, तो ये आपका पूरा पॉइंट था क्वालिटीज ऑफ इंटरनल ऑडिटर के ऊपर। ये था आपके पास स्पेशल एक्सपर्टीज होनी चाहिए टू इवेल्युएट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की 3 पॉइंट से मैनेजमेंट कंट्रोल को इवेल्युएट करो, अंडरस्टैंडिंग करो मैनेजमेंट टेक्निक की, एंड उनका एश्योरेंस प्रोवाइड करो कि हम कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेंगे। फिर हमारे पास अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपर्टीज होनी चाहिए। अकाउंटिंग में हमें अंडरस्टैंड करना है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को, फाइनेंशियल में हमें इवेल्युएट करना है बोथ फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल कंट्रोल्स को, एंड लास्ट में हमें इंटर वाले सब्जेक्ट्स की गुड नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कॉमर्स, लॉस, टैक्सेशन, कॉस्टिंग, इकोनॉमिक्स, क्वांटिटेटिव मेथड, मतलब आपका मैथ्स वैथ्स आ गया। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स वर्क। व्हाट इज द स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स वर्क? मतलब हमारा एज एन इंटरनल ऑडिटर हमें हमारा काम का क्या दायरा है, हमें कितना काम करना है, हमारे अंदर क्या क्या काम आता है, उसकी बात करते हैं। तो हमारे काम के अंदर आता है रिव्यू भाई। ठीक है, हमें क्या करना है? सिर्फ रिव्यू करना है, हमें कुछ परफॉर्म नहीं करना, हमें कोई एग्जीक्यूटिव फंक्शन नहीं करना, हमें सिर्फ रिव्यू करना है। अब रिव्यू किसका करना है? रिव्यू करना है, एक टेक्निक मुझे मिली थी, इसका रिव्यू करना है आईसीसी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आईसीसी का, आईसीसी वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है ना, उसका। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के स्कोप में, ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्यों लिखा मैंने, यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर आएगा, सॉरी। हाँ, इंटरनल ऑडिटर के स्कोप में, वो पिछले वाला रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल का चला गया वो। हाँ, तो इंटरनल ऑडिटर के स्कोप का है उसको रिव्यू करना है। रिव्यू किसका करना है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी। आईसीसी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इतना रिलायबल है, आईसीसी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इतना रिलायबल है कि उनके ऑब्जेक्टिव्स अचीव और रिसोर्सेज यूटिलाइज हो जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे देखो, आईसीसी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इतना रिलायबल है कि उनके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाते हैं और रिसोर्सेज यूटिलाइज हो जाते हैं। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही नहीं लिखवाया, ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। ये अगर आपने याद कर लिया तो आपको 7 के 7 पॉइंट याद हो जाएंगे ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स के स्कोप। तो आईसीसी से मेरा क्या मतलब है? आई से मेरा मतलब, एक बार मैं आपको यहां से दिखा देता हूं। आई से मेरा मतलब है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, सी से मेरा मतलब है कस्टोडियनशिप एंड सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स ऑन एसेट्स। ठीक है, सी से मेरा मतलब है कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन या फिर पॉलिसीज एंड रेगुलेशन, जो भी आप कहना चाहो। फिर आईसीसी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इतना रिलायबल है, रिलायबल से रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, कि उनके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाते हैं, अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, एंड उनके रिसोर्सेज यूटिलाइज हो जाते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो। पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये मैंने इतना, मेरे को पता है आपको इतना मजा नहीं आया होगा ये सुन के, लेकिन ये मैंने इसलिए इतना बनाया क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आपको ऐसे डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछेगा व्हाट इज द स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स, तो हमको बताना पड़ेगा अरे रिव्यू ऑफ दिस इज द स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिटर, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको क्वेश्चन आएगा ये पर्टिकुलर एक पॉइंट से कि भाई इंटरनल ऑडिटर जो रिव्यू करता है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का, वो कैसे करता है, उसमें क्या क्या चेक करता है। जो रिव्यू करता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, वो कैसे करता है, क्या क्या चेक करता है। वो रिव्यू करता है कस्टोडियनशिप एंड सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स का, वो कैसे करता है, क्या क्या चेक करता है। तो ऐसे आएगा। ठीक है, ऐसे आएगा भी नहीं। ठीक है, मैंने एक बार आपको फिर भी याद हो जाए, क्या पता एमसीक्यू में आ जाए भाई कौन सा नहीं है, क्या रिव्यू नहीं करते अपन, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐसे कर दिया। ठीक है, तो हमारा क्या है भाई, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। इसमें अपने को क्या चेक करना पड़ता है भाई? डिजाइन, जगत जाहिल है भाई, डिजाइन चेक कर लो, एफिशिएंसी चेक कर लो, इफेक्टिवनेस चेक कर लो, कंसीडर करते हुए लिमिटेशंस की भाई हाँ इंटरनल कंट्रोल्स में भी लिमिटेशन होते हैं। दूसरा कस्टोडियनशिप एंड सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स। एसेट्स में हमारा मेन एसेट्स जो हमें यहाँ पे चेक करना है वो इंटेंजिबल एसेट्स, उसकी एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस, कि उसकी एग्जिस्टेंस चेक करनी है, एंड क्या सारे एसेट्स को फुल्ली अकाउंट किया वो चेक करना है, एंड उसमें सीओडी चेक करना है। ये 3 चीज चेक करनी है फॉर इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्लायंस विद पॉलिसीज एंड रेगुलेशन। इसमें यही है कि भाई हमको कंप्लाई करना चाहिए पॉलिसीज एंड रेगुलेशन से, एंटिटी ने कंप्लाई किया है कि नहीं किया तो उस पर पेनल्टीज आ सकती है। बेसिकली इसमें ये सारी चीजें आपको लिखनी है, वैसे आएगा नहीं आपके लिए क्योंकि ये पूरा पैराग्राफ वाला फॉर्मेट है, पैराग्राफ वाला इसे अगर जनरली नहीं पूछता है। ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना आप। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, हमें ये चेक करना है कि एंटिटी के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फुलफिल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज इन लाइन विद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटिटी और नॉट। वो कैसे चेक करेंगे भाई? एक विजुअलाइजेशन करो, मैं आपको एक मस्त, मैंने यहाँ पे जो चार्ट बताया वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखो,
ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, तो वो कैसे समझोगे आप? ऑर्गेनाइजेशन चार्ट लोगे, ये पूरा आपका ना ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, ये पूरा आपका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है। उसमें किया क्या उन्होंने एंटिटीज एक्टिविटीज को ग्रुप कर दिया है। हर एक लाइन के अंदर हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब वो अपना जो मैनेजरियल वाला पूरा होता है ना कि एक मैनेजर के अंदर ये लोग आएंगे, एक मैनेजर के अंदर ये लोग आएंगे, एक मैनेजर के अंदर ये लोग आएंगे, ये मैनेजर ये लोग, मतलब ये आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट है। इसमें एक्टिविटीज को ग्रुप कर दिया, ठीक है। अब आपको वो एक ग्रुप को देखना है, उसमें देखना है कि स्पान ऑफ कंट्रोल रीजनेबल है या नहीं है। सर ये स्पान ऑफ कंट्रोल मतलब क्या होता है? स्पान ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि एक ग्रुप में एक मैनेजर के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, एक मैनेजर के अंदर सपोज 100 लोग काम कर रहे हैं, तो क्या ये रीजनेबल है? नहीं है, क्योंकि वो 100 लोगों के काम को रिव्यू नहीं कर पाएगा, वो देख नहीं पाएगा, 100 लोगों को मैनेज नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपको स्पैन ऑफ कंट्रोल की रीजनेबलनेस को चेक करना है। आपने ऑर्गेनाइजेशन चार्ट देखा, उसमें देखा कि भाई एक्टिविटीज को कैसे ग्रुप किया है, एक ग्रुप का स्पैन ऑफ कंट्रोल रीजनेबल है या नहीं है, ठीक है। इतना आपने देख लिया। फिर आपको चेक करना है डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि भाई किसी एक इंसान की दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है। मतलब डुअल मतलब एक ही इंसान की दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तो आपको चेक करना है कि क्या ओवरलैप है, मतलब एक इंसान जब दो काम कर रहा है ना, तो उसमें दोनों काम में ओवरलैप है, ठीक है। मतलब एक ही काम को वो दो बार कर रहा है। ओवरलैप किसके बीच में? एक तो हेडक्वार्टर्स मतलब जो हमारे हेड ऑफिस में जो लोग बैठते हैं उनके काम के बीच में, एंड जो ऑपरेटिंग यूनिट्स पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके काम के बीच में क्या कोई ओवरलैप है या नहीं है। और अगर ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो एसओडी भी होना चाहिए भाई, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज भी हमको पता होना चाहिए। एंड ये सारी चीजें चेक करने के लिए हम लास्ट में देखते हैं कि एंटिटी का जो मैनेजरियल डेवलपमेंट है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, मैनेजरियल डेवलपमेंट है वो सही है या नहीं है। एक बार मैं अपने नोट से भी बता देता हूं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आपको पहले ऑर्गेनाइजेशन चार्ट देखना है कि वो कितना सिंपल है, कितना इकोनॉमिकल है। दूसरा, उस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में एक्टिविटीज को कैसे ग्रुप किया है, द मैनर इन विच द एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड, ठीक है। उस ग्रुप में रीजनेबलनेस ऑफ स्पान ऑफ कंट्रोल हमें देखना है। स्पान ऑफ कंट्रोल मतलब क्या? नंबर ऑफ स्टाफ वर्किंग अंडर इन ईच एग्जीक्यूटिव, ठीक है, कि एक एग्जीक्यूटिव के अंदर कितने स्टाफ काम कर रहे हैं, वो रीजनेबल है या नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, ठीक है। डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर कहीं भी, तो हमें ये बताना है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी है, मतलब दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसमें से पहली वाली प्राइमरी कौन सी, इंपॉर्टेंट कौन सी है, ठीक है। और डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हमें ये देखना है ओवरलैप ऑफ वर्क कितना है। ओवरलैप किसके बीच में? रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्टाफ एट हेडक्वार्टर्स डू नॉट ओवरलैप, मतलब ओवरलैप नहीं होना चाहिए, बेसिकली ये बोला है डू नॉट ओवरलैप विद चीफ एग्जीक्यूटिव्स एट ऑपरेटिंग यूनिट्स पे जो एग्जीक्यूटिव्स है उनकी और जो हमारे हेडक्वार्टर्स पे जो स्टाफ है उनकी ड्यूटीज जो है वो ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। एंड उसमें एडिक्वेट एसओडीज होना चाहिए। एंड लास्ट में हमें इवैल्यूएट करना है मैनेजरियल डेवलपमेंट का प्रोसेस जो भी एंटिटी में है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन की, जो भी मिले एंटिटीज, ये जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स वो अचीव होने चाहिए। एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज करें वो अच्छे से यूटिलाइज करें। अब ये कैसे चेक करेंगे? हम एक ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड बनाएंगे, कि आपको इस रिसोर्सेज को इतना हद तक यूटिलाइज करना है, इतना एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है। तो हमें एक देखना पड़ेगा कि क्या एंटिटी ने कोई प्रॉपर ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड बनाया हुआ है या नहीं बनाया हुआ है। बनाया हुआ है तो कैसे बनाया हुआ है, किस मेथड को यूज करके उसने एस्टेब्लिश किया ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स, और वो जो ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड है क्या वो डिटेल्ड है या नहीं है, ठीक है। बनाया है तो कैसे बनाया है और कितने डिटेल में बनाया। एंड जब ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड और एक्चुअल को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो कोई वाइड वेरिएंस, कोई वाइड डाइवर्जेंस, कोई वाइड डिफरेंस है या नहीं है, और उसके क्या रीजंस है अगर वाइड डिफरेंस है तो, ठीक है। ये मतलब थोड़ा लॉजिकल वाला क्वेश्चन था आपका, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेप्स व्हाइल परफॉर्मिंग इंटरनल ऑडिट, कि भाई जब हम इंटरनल ऑडिट परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें किन किन स्टेप्स पे ध्यान देना है। भाई सिंपल है यार स्टेप्स तो, पहले आप बिजनेस की नॉलेज लो, आप भी इंटरनल ऑडिट परफॉर्म करने जा रहे हो, बिजनेस की नॉलेज लो, फिर उसको प्लान करो, फिर अपने इंफॉर्मेशन सारी रिक्वायर करो प्लानिंग के हिसाब से, और फिर उसको परफॉर्म करो आपके ऑडिट को, एंड लास्ट में आप रिपोर्ट कर दो, ठीक है। सिंपल। अब आपको नॉलेज में क्या ऑब्टेन करना है, कौन सी नॉलेज ऑब्टेन करनी है, कैसे नॉलेज ऑब्टेन करनी है। आपको मीटिंग करनी है बीओडी और की मैनेजमेंट के साथ, और आपको जानना है आईटी कैसा है, उनका आईटी इन्फॉर्मेशन सिस्टम कैसा है, उनका रेगुलेटरी लैंडस्केप कैसा है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपको प्लानिंग में आपको क्या स्कोप जो आप डिसाइड करते हो ना प्लानिंग में कि आपका कितना काम होने वाला है, वो आपको अप्रूव करवाना है ऑडिट कमिटी और बीओडी से, ठीक है। आपको ऑडिट कमेटी और बीओडी से आपका स्कोप अप्रूव करवाना पड़ेगा, उसके बाद आपको शेयर करना पड़ेगा केएमपी के साथ, आपका जो भी प्लान है वो आपको केएमपी के साथ शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपने सब कुछ कर दिया, उसके बाद आपको एक मीटिंग रखनी पड़ेगी विद की शेयर होल्डर्स, की स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर नहीं स्टेक होल्डर्स, बिफोर स्टार्ट ऑफ ऑडिट से पहले आपको एक मीटिंग रखनी पड़ेगी। फिर वो मीटिंग में जो भी चीजें डिस्कस हुई होंगी ना एज पर प्लानिंग की, हम ये करने वाले वो करने वाले, उन्होंने बोला ऐसे मत करना ऐसे मत करना, फिर उसके बाद आप एक डिटेल्ड प्लान बनाओगे। क्या बनाओगे? डिटेल्ड प्लान। कौन बनाएगा? आप नहीं बनाओगे, आप मतलब आप चीफ इंटरनल ऑडिटर हो तो आप नहीं बनाओगे, आपके मैनेजर्स बनाएंगे और आप उनको अप्रूव करोगे,
ठीक है। मतलब इसमें प्लानिंग में क्या होगा, सबसे पहले आप स्कोप बनाओगे, स्कोप आपका अप्रूव होगा ऑडिट कमेटी और बीओडी के साथ, अप्रूव होने के बाद आप उसको केएमपी को शेयर कर दोगे, फिर आप मीटिंग करोगे स्टेक होल्डर्स के साथ बिफोर स्टार्ट ऑफ ऑडिट, फिर उसमें जो भी डिस्कस होगा उसकी मदद से आप एक डिटेल्ड प्लान बनाओगे जो आपका मैनेजर बनाएगा और आप उसको अप्रूव करोगे, मतलब चीफ इंटरनल ऑडिटर उसको अप्रूव करेगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, आपको गैदर करना रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को, आपको देखना है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है वो करेक्ट है एंड उसकी इंटीग्रिटी सही है, मतलब वो एकदम सही इन्फॉर्मेशन है। फिर आपको ऑडिट चेक्स परफॉर्म करने हैं। ऑडिट चेक्स मतलब क्या, जो हमने ऑडिट में अभी तक सीखा है, आपको एनालिटिकल प्रोसीजर, सैंपलिंग, ऑडिट एविडेंस, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारे प्रोसीजर्स जो है वो परफॉर्म करने हैं। एंड लास्ट में आपको करनी है रिपोर्टिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट इश्यूज। तो इंटरनल ऑडिट में हमारा मेन काम होता है ना इश्यूज आइडेंटिफाई करना कि भाई कहां पे गड़बड़ है, कितनी गड़बड़ है, उस पर क्या हो सकता है, तो वही सारा आपका रिपोर्टिंग करनी है। वो नीचे पढ़ेंगे उसमें क्या क्या चीजें आती है। इसमें बोला गया कि आपको एक पहले ड्राफ्ट रिपोर्ट बनानी है इंटरनल ऑडिटर इश्यूज की, एंड उसमें जो मैनेजमेंट एक्शन प्लान है ना, आपने एक ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाई इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट की कि भाई मैंने इंटरनल ऑडिट इश्यूज की, भाई मेरा ये ड्राफ्ट रिपोर्ट है, आपने मैनेजमेंट को भेजी, फिर मैनेजमेंट से बोला कि अच्छा मेरी ड्राफ्ट रिपोर्ट है, आप इस पे बताओ कि आप क्या क्या एक्शंस लेने वाले हो। तो आपको मैनेजमेंट के एक्शन प्लान को एग्री करना है टाइमलाइन के साथ कि अच्छा इस टाइम तक मैं ये वाला एक्शन परफॉर्म कर लूंगी, इस टाइम तक ये वाला एक्शन परफॉर्म कर लूंगी। फिर आपको देखना है कि जो पिछली बार मैनेजमेंट ने जो एक्शन से बोले थे कि हाँ मैं परफॉर्म कर लूंगी, वो परफॉर्म किए हुए हैं या नहीं हुए हैं। रिव्यू एक्शंस टेकन बाय मैनेजमेंट एज एग्रीड इन प्रीवियस ऑडिट्स। ठीक है, आपने ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाया, मैनेजमेंट को भेजी, मैनेजमेंट से प्लान एक्शन प्लान अप्रूव करवाया, डिस्कस किया और फिर टाइमलाइन के साथ एग्री किया एंड देखा कि भाई पिछले एक्शन प्लान पे उन्होंने कुछ काम किया है या नहीं किया है। एंड फिर ये दोनों चीजों को कंसिडर करते हुए आपने फाइनल रिपोर्ट बनाई एंड उसको प्रेजेंट की ऑडिट कमेटी को। ठीक है, इससे बहुत सारे ना एमसीक्यूज बन सकते हैं, जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इनसे कि भाई प्रेजेंट करना है ऑडिट कमेटी को, पहले ड्राफ्ट रिपोर्ट बनानी है, फिर मैनेजमेंट का एक्शन प्लान अप्रूव एग्री करना है, ये सारी चीजें, इससे आपका एमसीक्यूज बहुत अच्छे से बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर कि पूरा इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट का सेक्शन आ गया, आपको क्या क्या ध्यान देना है, कैसे रखना है, क्या कंटेंट रखना है, ये सारी चीजें। तो सबसे पहली चीज, अगर आपको जब भी इंटरनल ऑडिट करते टाइम आपको एक्चुअल या सस्पेक्टेड फ्रॉड के बारे में पता चले या फिर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स के बारे में पता चले, तो आपको इमीडिएटली लाना है अटेंशन ऑफ मैनेजमेंट, इमीडिएटली मैनेजमेंट को जाके बताना है। ठीक है, ये आपका एमसीक्यू में आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें रिपोर्टिंग के ना दो केस स्टेजेस होते हैं, एक 2 स्टेज की रिपोर्टिंग होती है। एक होता है जब आपको बोला गया है कि आपको ना ये पूरे एक हमारे, और सपोज आपको बोला जाए कि आपको ना पेरोल का इंटरनल ऑडिट करना है, तो जैसे ही आपका पेरोल का ऑडिट खत्म हुआ, आपने तब वो रिपोर्ट दे दी, उसको हम बोलते हैं एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर ऑडिट। एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर ऑडिट आपने एक रिपोर्ट दे दी, उसमें आप है ना स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एंटिटी को कवर करते हो, इसमें आप हाईलाइट करते हो की ऑब्जर्वेशंस को, और ये शेयर करते हो आप लोकल एंड एग्जीक्यूटिव, मतलब आप मैनेजमेंट के साथ उसको शेयर कर देते हो। ये एक टाइप ऑफ रिपोर्ट हो गई। दूसरी टाइप होती है जिसमें आप पीरियोडिकली, मतलब जनरली आप क्वार्टरली जो आप रिपोर्ट देते हो ना कि अच्छा इस क्वार्टर में हमने ये एरियाज टेस्ट किए थे, उसमें हमको ये चीजें मिली। कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट होती है, बेसिकली जो भी एक्टिविटीज आपने पूरे इस क्वार्टर में की उसमें कॉम्प्रिहेंसिव एक्टिविटीज होती है, जो चीफ इंटरनल ऑडिटर प्रिपेयर करता है। कौन प्रिपेयर करता है? चीफ इंटरनल ऑडिटर। एमसीक्यू पॉइंट, चीफ इंटरनल ऑडिटर प्रिपेयर करता है और किसको सबमिट करता है? हाईएस्ट गवर्निंग अथॉरिटी। कौन है भाई? ऑडिट कमेटी। जनरली ऑडिट कमिटीज आर हाईएस्ट गवर्निंग अथॉरिटी। एंड एक बात ध्यान रख लेना, स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट सिर्फ फर्स्ट टाइप ऑफ रिपोर्ट से डील करता है। मतलब इसमें फर्स्ट टाइप ऑफ रिपोर्ट के बारे में बताया गया कि आपको अगर पर्टिकुलर ऑडिट के लिए रखा जाए, उसके एंड में जो आप रिपोर्ट इश्यू करते हो वो उससे हमें मतलब है, उससे हमारे स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट का मतलब है। ये वाली रिपोर्ट से उनको मतलब ही नहीं है। तो अगर आपके क्वेश्चंस आएंगे तो ये वाले रिपोर्ट पे आएंगे, फर्स्ट रिपोर्ट पे। ठीक है सर? यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं की एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। सर यहाँ पे भी एलिमेंट आ गया। सर कितने सारे एलिमेंट्स थे, मैं तो भूल ही गया। सर ऐसे सब में एलिमेंट्स आप टेंशन मतलब वो जो आपका दुख है, दर्द है, वो मैं समझ सकता हूं। वो मैं उसको जल्दी से कुछ ना कुछ कंपैरिजन लाके सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप टेंशन मत लो यार, आपके लिए जो भी आपकी पेन पॉइंट है ना ऑडिट में, वो सारे पेन पॉइंट मैं आपके क्लियर कर दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, तो की एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट की बात करते हैं। क्या क्या की एलिमेंट्स है भाई इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में? सबसे बेसिक चीज ऑब्जेक्टिव्स तो डालोगे आप। ठीक है, कि क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स है, क्या आपका स्कोप था, क्या आपके टाइमलाइन से, वो सब आपका ऑब्जेक्टिव था कि आप एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट आपका इंटरनल ऑडिट खत्म करो। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव था कि आप एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट आपका इंटरनल ऑडिट खत्म करो। आपका ऑब्जेक्टिव इसमें ये नहीं होता, इसमें अश्योरेंस प्रोवाइड करना नहीं होता हमारा ऑब्जेक्टिव। इसमें अश्योरेंस हम किस बात पर प्रोवाइड करते हैं? हम ऐसे ओपिनियन नहीं देते फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है ऐसा हम कोई ओपिनियन नहीं देते। इसमें हम जो अश्योरेंस देते हैं, जो अश्योरेंस का नेचर होता है, वो किस नेचर में होता है? समरी देते हैं इसमें हम लोग। इसमें हम ऑब्जर्वेशंस देते हैं, इसमें हम अश्योरेंस नहीं देते, इसमें हम ऑब्जर्वेशंस बताते हैं कि हमारे क्या ऑब्जर्वेशन थे, उसकी समरी बताते हैं, और उस ऑब्जर्वेशंस में हम करेक्टिव एक्शंस भी बताते हैं कि आपको क्या क्या करेक्टिव एक्शंस लेने चाहिए। तो बेसिकली 5 आपके एलिमेंट्स है इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट के। सबसे पहले आपको अपना ऑब्जेक्टिव बताना है, स्कोप बताना है, आपने क्या अप्रोच, क्या फॉलो किया,
किया वो बताना है, फिर एज पर SIA किया ये बताना है, स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरनल ऑडिट, फिर इसमें बताना है हमारा नेचर ऑफ अश्योरेंस जो है ना वो इसमें की ऑब्जर्वेशंस बताना होता है, इसमें हम की ऑब्जर्वेशंस बताते हैं थ्रू समरी एंड उस पे क्या करेक्टिव एक्शंस लेने चाहिए वो हम बताते हैं, करेक्टिव एक्शंस रिक्वायर्ड। ठीक है, अब इसमें एक बात ध्यान रखना कि आपको इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट फाइनल फॉर्म में तब तक इशू नहीं करनी है जब तक आपने ड्राफ्ट रिपोर्ट प्रीवियसली मैनेजमेंट को इशू कर दी थी। मतलब यहां पे जो मैंने आपको बताया था ना कि आपको अपनी जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है, कहां गया, ये रहा, जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है जो आपको शेयर करनी पड़ती है, मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है, आपको पहले ड्राफ्ट रिपोर्ट शेयर करनी है उसके बाद ही आप फाइनल रिपोर्ट शेयर करना भाई। ऐसा नहीं आप डायरेक्टली मैनेजमेंट के साथ चले गए, मैनेजमेंट ये लो मेरी फाइनल रिपोर्ट, जाओ निकलो यहाँ से। आपको ड्राफ्ट रिपोर्ट भेजनी है, मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन करना है, एक्शन प्लान एग्री करना है, फिर अपनी फाइनल रिपोर्ट भेजनी है। ठीक है, यस सर, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंटेंट एंड फॉर्मेट ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। सर ऊपर तो आपने की एलिमेंट्स पढ़ा, यहाँ फिर से आप कंटेंट एंड फॉर्मेट पढ़ा रहे हो। अब हम कंफ्यूज नहीं होंगे तो क्या होंगे बेटा, दोनों का हेडिंग डिफरेंट है ना भाई, आईसीए हेडिंग पे ही खेलता है। तो अगर आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे की एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, अगर वो क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। ये है कंटेंट एंड फॉर्मेट ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, कि आपके इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट का क्या फॉर्मेट होगा, वो है की एलिमेंट्स। ठीक है, तो फॉर्मेट में क्या है, सबसे पहला भाई स्कोप बता दो, वहीं पे हमने स्कोप भी बताया था ऑब्जेक्टिव के साथ, तो स्कोप बता दो, आपने कौन सा पीरियड कवर किया है वो बता दो। फिर आपके जो रिपोर्ट में क्या क्या चीजें आएंगी, आपकी आएगी समरी। समरी किस बात की आएगी, जो भी आपकी क्रिटिकल फाइंडिंग्स है उसको डिटेल्ड में लिख देना। समरी बनाना ऑफ क्रिटिकल फाइंडिंग्स एकदम डिटेल्ड में। डिटेल्ड में मतलब क्या, उसके रूट कॉज के साथ, कि भाई वो जो फाइंडिंग आई, जो ऑब्जर्वेशन है, उसका रूट कॉज क्या है, और उसको रेटिंग दे देना। रेटिंग देना सर, रेटिंग देना मतलब समझे नहीं, देखो इसमें ना रेटिंग होती है। रेटिंग मतलब क्या कि अच्छा ये जो खतरा है, ये जो हमें ऑब्जर्वेशन मिला, ये हाई लेवल वाला है, इसमें आपको बहुत प्रायोरिटी पे ध्यान देना पड़ेगा, ये मीडियम लेवल वाला है, ये लो लेवल वाला है। अच्छा सर, ये रेटिंग कौन डिसाइड करता है, ये रेटिंग अप्रूव करती है ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी अप्रूव करती है कि ये रेटिंग है हमारी हाई मीडियम लो, और आपको उसके हिसाब से उसको रेटिंग देनी पड़ती है अपनी फाइंडिंग्स को। ठीक है, रेटिंग दे देना। अब रेटिंग दे दिया, हम यहाँ चुप थोड़ी रहेंगे, ऐसे फाइंडिंग्स बता के हम उनको रिकमेंडेशन भी तो देंगे ना, तो आपको रिकमेंडेशन भी देना है, एंड जो आपने रिकमेंडेशन दिए तो उनके रिस्पॉन्स भी लेने हैं, मतलब वो क्या एक्शन प्लान सोच रहे हैं उसके हिसाब से वो भी आपको अपनी रिपोर्ट में डालना है कि मैनेजमेंट ने एक्शन प्लान सोचा है। ड्राफ्ट रिपोर्ट शेयर करके आप एक्शन प्लान लेते हो ना, वो आपको बताना है इधर। ठीक है, यस सर, ठीक है, ये थे आपके पूरे कंटेंट एंड फॉर्मेट ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। नेक्स्ट हम डॉक्यूमेंटेशन, आपको क्या डॉक्यूमेंट करना है, आपको तो कॉपीज रखने अपने ड्राफ्ट और फाइनल ऑडिट रिपोर्ट की, जो भी आपने शेयर किए थे। एक तो ड्राफ्ट रिपोर्ट की कॉपी कर लेना, कॉपी रख लेना, और एक फाइनल रिपोर्ट की कॉपी रख लेना। दूसरा जो मैनेजमेंट ने एक्शन प्लान बताया ना, वो भी आप रखना, और उसको काउंटर साइन कौन करेगा, रिस्पेक्टिव मैनेजमेंट का कोई इंसान जो है वो उसको साइन कर देगा कि हाँ ये हमारा एक्शन प्लान है, ये हमने अप्रूव किया हुआ है। ठीक है, यस। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉलो अप। भाई आपने रिपोर्ट दे दी, आपने सजेशंस दे दिया, फॉलो अप करोगे ना, कि हमने जो पिछली बार बताया था, पिछली बार जो हमने आपको एक्शंस अप्रूव करवाए थे, एग्री करवाए थे, वो आपने एक्शंस फॉलो किए कि नहीं किए, तो आप फॉलो अप करोगे ना, तो वही फॉलो अप की बात हो रही है। ये फॉलो अप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है चीफ इंटरनल ऑडिटर की, सबसे बड़े बंदे की, जो हमारा मैनेजर नहीं, जो हमारा करता धरता है, जो हमारा हेड है इंटरनल ऑडिट का, चीफ इंटरनल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मॉनिटर, क्या मॉनिटर, क्लोजर ऑफ प्रायर ऑडिट इश्यूज, कि हमने पिछले साल में जो इश्यूज निकाले थे उनको क्लोज कर दिया या नहीं कर दिया। क्लोज मतलब क्या, उनको एड्रेस कर दिया गया है या फिर नहीं कर दिया गया है, थ्रू इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्शन प्लान, एक्शन प्लान को इंप्लीमेंट करते। ठीक है, अब ये जो पूरा गेम होता है ना, ये जो पूरा वो मॉनिटर करता है प्रायर ऑडिट इश्यूज को, वो कौन से रिपोर्ट में करता है, वो होता है एक्शन टेकन रिपोर्ट ऑफ प्रीवियस ऑडिट्स। ठीक है, वो ये रिपोर्ट में होता है, मतलब उसमें बेसिकली नाम से पता चल रहा है ना क्या क्या एक्शन लिए प्रीवियस ऑडिट के ऊपर, मैनेजमेंट ने अभी तक क्या क्या एक्शंस लिए, उसमें क्या क्या चीजें आती है। सबसे पहला एक्शन टेकन रिपोर्ट आप बना रहे हो प्रीवियस ऑडिट की, तो एक बार रेफर कर दो प्रीवियस ऑडिट को, एक बार रेफर कर दो प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट को, तो रेफरेंस कर दोगे प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट को जिसमें आपने इश्यूज आइडेंटिफाई किए थे। फिर आप उसमें देखोगे क्या कोई क्रिटिकल फाइंडिंग थी प्रीवियस ऑडिट में जिसकी वजह से कोई इमीडिएट अटेंशन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, क्या कोई क्रिटिकल, पहले आपने रेफर कर दिया प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट को, फिर उसमें देखोगे जो प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट था उसमें क्या कोई क्रिटिकल फाइंडिंग थी, बहुत बड़ी फाइंडिंग थी, बहुत हाई प्रायोरिटी वाली फाइंडिंग थी जिसके लिए हमें इमीडिएट अटेंशन देने की जरूरत है। अगर ऐसी कोई फाइंडिंग थी तो उसमें हमने क्या कोई इंप्लीमेंट किया है एक्शन, जो मैनेजमेंट ने एग्री किया था कि हाँ हम इंप्लीमेंट कर देंगे, क्या उसमें इंप्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। इंप्लीमेंट हुआ है तो क्या स्टेटस है, मतलब कितना पूरा हुआ है, कितना पूरा होना चाहिए था, कितना पूरा हुआ है, टाइमलाइन के हिसाब से हुआ है नहीं हुआ है, वो स्टेटस क्या है। ठीक है, ये सब हो गया। अब क्या रेसिडुअल रिस्क है, अगर मैनेजमेंट ने इंप्लीमेंट नहीं किया है तो क्या रेसिडुअल रिस्क है, मतलब वो इंप्लीमेंटेशन करने के बाद क्या रेसिडुअल रिस्क, जो रिस्क अभी भी बच रहा है वो रेसिडुअल रिस्क कितना है,
और उसकी क्या रेटिंग है, जो भी अनइम्प्लीमेंटेड एक्शन है जो मैनेजमेंट ने इंप्लीमेंट नहीं किया उसकी क्या रेटिंग है। रेटिंग अभी भी देंगे ना अपन, हाई है लो है, अभी भी मैनेजमेंट की प्रायोरिटी हाई होनी चाहिए उसको इंप्लीमेंट करने की, या फिर मीडियम चलेगा नहीं करेंगे, लो है तो फिर ध्यान ही मत दो वैसा करके, ठीक है। एंड आपको बताना है क्या कौन सी फाइंडिंग्स है, कौन सी आपकी प्रीवियस ऑडिट या प्रीवियस ईयर की फाइंडिंग है जिन पे अभी तक कुछ भी काम हुआ नहीं है, बहुत सालों से कुछ भी काम नहीं हुआ है फॉर लॉन्ग पीरियड, ठीक है। यस सर, अगर मैनेजमेंट ने कोई भी फॉलोअप एक्शन नहीं लिया, अगर मैनेजमेंट ने कोई भी फॉलोअप एक्शन नहीं लिया विद इन रीजनेबल टाइम, रीजनेबल टाइम सर क्या होता है वो हमें नहीं पता, लेकिन आपको क्वेश्चन में बता देंगे कि रीजनेबल टाइम था या नहीं था, तो उस हिसाब से सॉल्व करना कि अगर कोई भी फॉलोअप एक्शन नहीं लिया विद इन रीजनेबल टाइम तो इंटरनल ऑडिटर ड्रॉ करेगा मैनेजमेंट के अटेंशन को कि भाई क्यों नहीं लिया आपने रीजनेबल एक्शन, रीजंस बताओ मुझे, ठीक है। तो आप रीजंस पता करोगे। एंड अगर मैनेजमेंट ने एक्सेप्ट किया था आपके रिकमेंडेशंस, मैनेजमेंट ने एक्सेप्ट कर लिए, इनिशिएट भी कर लिया एक्सेप्शन एक्शन, जो उन्होंने एक्शन बोला था वो उन्होंने इनिशिएट भी कर लिया, तो हमें पीरियोडिकली रिव्यू करना पड़ेगा कि जो इंप्लीमेंटेशन किया है वो सही है या नहीं है, जो हमारे हिसाब से हमने बोला था वैसे इंप्लीमेंट उन्होंने किया है या नहीं किया है, या और हमें उनको बताना पड़ेगा कि उन्होंने अगर इंप्लीमेंट किया है फुल्ली, अगर उन्होंने फुल्ली इंप्लीमेंट नहीं किया है, फिर पार्शली इंप्लीमेंटेशन नहीं किया, तो हमें उन्हें हाईलाइट करना पड़ेगा कि भाई मैनेजमेंट आपने अभी तक इंप्लीमेंट ही नहीं किया है। सेम ऊपर वाली बात यहां पे थोड़ा सा घुमा फिरा के बोल दिया है उसने, ठीक है। यस सर, नेक्स्ट हम बात करते हैं, बस थोड़ा सा और रह गया, एक पेज है हमारा, बस एक पेज, बाकी फिर हमारा पूरा इंटरनल ऑडिट जो है वो खत्म हो जाता है। इसमें बात करते हैं हम लोग इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट के बीच के डिफरेंस की, इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा भाई इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट का क्या डिफरेंस होता है। एक बार मैं अपने नोट से आपको बता देता हूं, आपको ये बेसिस कैसे याद रखना है। यहाँ पे क्या है, बेसिस है, ये बेसिस अगर आपको याद हो गया ना तो अंदर वाला कंटेंट आपको आराम से याद हो जाएगा, तो मैं आपको बेसिस याद करवाने की कोशिश करूंगा। तो बेसिस आप कैसे याद रखोगे, एक लाइन से आप याद रखोगे, यूजर्स की रिपोर्टिंग के एग्जामिनेशन में, यूजर्स को जो हम रिपोर्ट भेजते हैं ना तो उस रिपोर्ट की एक एग्जामिनेशन होती है, तो यूजर्स की रिपोर्टिंग के एग्जामिनेशन में जो परफॉर्म करेगा मतलब अच्छा परफॉर्म करेगा, इसका मतलब ये है ना, आप अपने सीए एग्जाम में परफॉर्म किया मतलब अच्छा परफॉर्म किया, तो यूजर्स की रिपोर्टिंग के एग्जामिनेशन में जो परफॉर्म करेगा उसका अपॉइंटमेंट होगा और उसे स्टेटस ऑफ ऑडिटर दिया जाएगा। सर ये क्या बोल रहे हो, मुझे भी पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन हाँ ऐसे आपको याद रहेगा पूरा। यूजर्स की रिपोर्टिंग के एग्जामिनेशन में जो परफॉर्म करेगा उसका अपॉइंटमेंट होगा और उसे स्टेटस ऑफ ऑडिटर दिया जाएगा। सर ये कैसे याद हुआ, ऐसे याद हुआ, यूजर्स ऑफ रिपोर्ट मतलब यूजर्स की रिपोर्टिंग के एग्जामिनेशन में जो परफॉर्म करेगा उसका अपॉइंटमेंट होगा और उसे स्टेटस ऑफ ऑडिटर दिया जाएगा, ठीक है सर। यस सर, तो इसमें हम कैसे याद रखेंगे, यूजर्स ऑफ रिपोर्ट मतलब क्या, इंटरनल ऑडिट को कौन यूज करता है, टॉप मैनेजमेंट, एंड एक्सटर्नल ऑडिटर भी यूज करता है। एक्सटर्नल ऑडिटर के रिपोर्ट को स्टेक होल्डर्स यूज करते हैं। रिपोर्टिंग क्या करते हैं, किसके ऊपर रिपोर्टिंग करते हैं, वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशनल, ये कंट्रोल और ऑपरेशनल्स की बात करते हैं। यहां पे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ट्रूथफुलनेस एंड फेयरनेस की बात करते हैं। फिर एग्जामिनेशन, किसका एग्जामिनेशन करते हैं लोग, एडिक्वेसी ऑफ ऑपरेशनल कंट्रोल्स, ये किसकी कंट्रोल्स की एडिक्वेसी देखते हैं, ऑपरेशनल कंट्रोल्स की एडिक्वेसी। ये क्या चेक करते हैं, ये किसका एग्जामिनेशन करते हैं, एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर होता है हमारा पूरा स्टैट्यूटरी ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिट, ठीक है। परफॉर्म कौन करता है इसमें, इंडिपेंडेंट इंटरनल फाइनेंशियल इंटरनल ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल ऑडिट फंक्शन, या फिर कोई बाहर की एक्सटर्नल बॉडी, या तो आप खुद के रख लो, खुद के एम्प्लॉइज रख लो, या फिर किसी बाहर वाले को हायर कर लो कि आप आ जाओ हमारा इंटरनल ऑडिट कर दो। और यहाँ पे हमेशा इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है, आप हमेशा बाहर वाले बंदों को ही आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट करने के लिए रख सकते हो, आप अपने एम्प्लॉइज को नहीं बोल सकते हो। अपॉइंटमेंट कौन करता है, यहाँ पे करते हैं ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड, और यहाँ पे करते हैं मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर्स। यहाँ पे स्टेटस ऑफ ऑडिटर क्या होता है, यहाँ पे एम्प्लॉय हो सकता है लेकिन यहाँ पे मैंडेटरली एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए कंपनी का, तभी वो एक्सटर्नल ऑडिटर होगा और तभी उसकी इंडिपेंडेंस होगी एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ठीक है सर। यस सर, ये थे हमारे डिफरेंस। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल ऑडिट एंड एक्सटर्नल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट एंड एक्सटर्नल ऑडिट की रिलेशनशिप क्या है ये आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आप इतना लिख देना भाई, इंटरनल ऑडिट इज आवर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट एज पर सेक्शन 138, हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें स्टैट्यूटरी लॉ में बोला गया कि हमें इंटरनल ऑडिटर हायर करना है। फिर हम स्कोप और ऑब्जेक्टिव की बात कर लेंगे कि हमारा जो स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव इंटरनल ऑडिट का वो डिपेंड करता है साइज एंड स्ट्रक्चर, लेकिन जो हमारा काम है इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट का जो काम है वो दोनों ओवरलैप करता है, मतलब हम दोनों कह सकते हैं कि एक ही काम करते हैं, ठीक है। इसलिए हमारा जो काम है इंटरनल ऑडिट का काम है वो इंपॉर्टेंट बियरिंग लगता है, बियरिंग रखता है एक्सटर्नल ऑडिटर्स के ऊपर। इसका मतलब क्या कि एक्सटर्नल ऑडिटर्स के लिए इंटरनल ऑडिटर्स का काम इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने अपना काम कैसे किया है, वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है। और हम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ऑब्लिगेटरी है। ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या आता है, हमारे लिए मैंडेटरी है, हमारे लिए मतलब एक्सटर्नल ऑडिटर्स के लिए मैंडेटरी है कि वो एग्जामिन करे स्कोप एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स वर्क। मतलब अगर आपको इंटरनल ऑडिटर्स का काम यूज करना है तो आपके लिए मैंडेटरी है कि आपको उसके स्कोप और इफेक्टिवनेस को एग्जामिन करना पड़ेगा कि उसका काम सही से हुआ था या नहीं हुआ था। उससे पहले, ये सब करने से पहले आपको उसके इंडिपेंडेंस को देखना पड़ेगा कि वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है।
वो हमारे लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर वो इंडिपेंडेंट ही नहीं है तब हम उसके काम को यूज नहीं कर सकते। और यूज करने से पहले हमें इवेल्युएट करना पड़ेगा इंटरनल ऑडिट फंक्शन को। ठीक है, यस सर, ये था हमारा पूरा रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल ऑडिटर्स एंड एक्सटर्नल ऑडिटर्स। एंड लास्ट में पॉइंट आता है हमारा, लास्ट में थोड़ा सेकंड लास्ट में हमारा पॉइंट आता है, अगर एक्सटर्नल ऑडिटर यूज कर रहा है इंटरनल ऑडिटर्स को टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस, ये आपका SS एक्सटेंड, इसके टॉपिक्स जो SS एक्सटेंड वाले थे वो मैंने अलग से कवर कर लिए। तो अगर आपको SS एक्सटेंड कवर करना है तो आप अलग से वीडियो है उसके लिए, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने अदर देन SS वाले टॉपिक कवर किए। तो अगर एक्सटर्नल ऑडिटर यूज कर रहा है इंटरनल ऑडिटर को टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस, तो एक्सटर्नल ऑडिटर क्या डॉक्यूमेंटेशन में मेंटेन करेगा, क्या डॉक्यूमेंटेशन अपने पास रखेगा? सबसे पहला, आपको काम यूज करने से पहले आपको एक रिटर्न एग्रीमेंट बनाना है इंटरनल ऑडिटर के साथ और एंटिटी के साथ। ठीक है, तो वो एग्रीमेंट आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन में संभाल के रखना है। दूसरा, आपको इवैल्यूएशन कैसे किया आपने ऑब्जेक्टिविटी एंड कॉम्पिटेंस का, इंटरनल ऑडिटर्स की ऑब्जेक्टिविटी एंड कॉम्पिटेंस का इवैल्यूएशन कैसे किया, उसके बेसिस पे आपने डिसाइड कैसे किया, आपका डिसीजन का बेसिस क्या था। फिर आपने कैसे, मतलब किसने उसके काम को रिव्यू किया, इंटरनल ऑडिटर्स के काम को किसने रिव्यू किया और कब रिव्यू किया, क्या एक्सटेंड था रिव्यू का। एंड लास्ट में जो वर्किंग पेपर्स है इंटरनल ऑडिटर्स के, वो आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन में रखने। सर वर्किंग पेपर्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर, वी कैन नॉट हैव, उसके ऊपर जो ओनरशिप होती है वो सिर्फ ऑडिटर की होती है, हमारे हम उस पर एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन एक बात याद रखना है, यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर किसके लिए काम कर रहा है? इंटरनल ऑडिटर हमें डायरेक्ट असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है एक्सटर्नल ऑडिटर को। इसका मतलब क्या, हमने बोला है उसको वो काम करने के लिए तो वो काम कर रहा है। अब अगर हमने बोला है काम करने के लिए तो वो काम कर रहा है, तो वो वर्किंग पेपर बनाएगा ना, वो तो वर्किंग पेपर हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर उसने पहले से ही काम कर लिया, वो काम हम यूज कर रहे हैं, तो हम उससे वर्किंग पेपर नहीं मांग सकते। समझे? यस सर, ओके। हाँ, हम बात करते हैं ऑडिट ट्रेल की। ये एक थोड़ा अलग टॉपिक है आपका पूरा इंटरनल ऑडिट से, इसलिए हम इसको अलग से ही बात कर रहे हैं। ऑडिट ट्रेल को आप एडिट लॉग भी बोल सकते हो। इसका मतलब क्या होता है ना, जैसे सपोज आपने कोई काम किया, आपने सपोज एक एंट्री पास कर दी, वो एंट्री को आपने ना सपोज 1 लाख का आपने परचेजेस डाल दिया। अब 1 लाख का परचेज डालने के बाद ना आपने उसमें ना कुछ चेंज कर दिया, आपको लगा नहीं 1 लाख तो मैंने 0 ज्यादा डाल दिया, अब मैंने इसको एडिट करके 10,000 कर देता हूँ। ठीक है, आपने 1 लाख डाला परचेज, आपने अपने मैनेजर से अप्रूव करा लिया, फिर आपने 1 लाख को 10,000 कर दिया और बाकी के 90,000 अपनी जेब में रख लिए। ऐसा करके आपने कुछ भी कर दिया, फिर आपने 10,000 किया आपने उसको, फिर आपके मैनेजर ने देख लिया अच्छा आपने 10,000 कर दिया, तो उसने अपने हिसाब से एडिट करके वापस से 1 लाख कर दिया। तो बेसिकली ये कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो ये जितने भी चेंजेस हो रहे हैं वो सारे चेंजेस आपके सॉफ्टवेयर में, जो आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें मेंटेन होना चाहिए कि कौन से बंदे ने कौन सी एंट्री पास करी थी, किसने पीओ लाया था, परचेज ऑर्डर, जो परचेज ऑर्डर होता है आप परचेज करने से पहले डालते हो, तो किसने परचेज ऑर्डर डाला था, कितने बजे डाला था, किसने उसको अप्रूव किया, फिर परचेज ऑर्डर के बेसिस पे जो आपने ऑर्डर प्लेस किया वो किसने प्लेस किया, कितने बजे प्लेस किया, फिर ऑर्डर कब आया, किसने उसको रिसीव किया, किसने अप्रूव किया कि हाँ ऑर्डर आ गया। तो ये सारी चीजें किसने किया, कब किया, कैसे किया, वो सारी चीजें जब मेंटेन होती है आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, उसको हम बोलते हैं ऑडिट ट्रेल। ये क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड होता है। क्रोनोलॉजिकल मतलब क्या? टाइम वाइज, पहले जो चीज हुई वो पहले लिखी होती है। जैसे पहले आपका परचेज ऑर्डर आया, फिर आपने वो एंटिटी को अप्रूव किया कि हाँ चलो आप मेरे ना, आपका परचेज ऑर्डर ठीक है, आपका कोटेशन ठीक है, अब आप हमारे लिए जो माल है वो बेच दो। फिर उसने माल बेचा, फिर आपने उसको अपने गोडाउन में शिफ्ट करवाया, फिर आपने उसको पेमेंट किया। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जब मेंटेन होता है ना, उसको हम बोलते हैं ऑडिट ट्रेल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि ऑडिटर पता लगा सके कि भाई कौन अप्रूव कर रहा है, कितने बजे अप्रूव कर रहा है, किसने क्या क्या चेंजेस किए। ठीक है, तभी तो हमें पता चलेगा ना फ्रॉड कहां पे हो रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये हमारा है विजिबल ट्रेल, हमें दिखता है कि अच्छा ये ऐसे ऐसे पास कर रहा है। विजिबल ट्रेल ऑफ एविडेंस टू ट्रेस इंफॉर्मेशन, जिससे हम इंफॉर्मेशन को ट्रेस कर सकते हैं बैक टू इज ओरिजिनल सोर्स, कि भाई कहां से ये इंफॉर्मेशन बनी थी, किसने शुरू किया ये पूरा ट्रांजैक्शन, वो भी हम पता लगा सकते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड है कि भाई कब कब क्या क्या चेंजेस हुए थे। इसमें जो रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं ना, उसमें क्या क्या होता है? सबसे पहला कब चेंजेस हुए, किसने चेंजेस किए और क्या चेंजेस किए, कब चेंजेस हुए, किसने चेंजेस किए और क्या चेंजेस हुए, 3 चीजें आती है। ऑडिट ट्रेल के जो इंटरनल कंट्रोल्स है, ऑडिट ट्रेल के ऊपर जो इंटरनल कंट्रोल हम लोग लगाते हैं, वो क्या इंश्योर करते हैं कि भाई ऑडिट ट्रेल कभी भी डिसेबल नहीं होना चाहिए, डीएक्टिवेट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि भाई सपोज मैं चेंजेस करने वाला हूं, तो मैंने ऑडिट ट्रेल को पहले डिसेबल कर दिया ताकि मेरे चेंजेस रिकॉर्ड ना हो, फिर मैंने चेंजेस कर दिया, फिर ऑडिट ट्रेल को इनेबल कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑडिट ट्रेल थ्रू आउट द ईयर एवरी सेकंड काम करना चाहिए। ठीक है, तो ऑडिट ट्रेल डिसेबल और डीएक्टिवेट नहीं होना चाहिए। डिसेबल क्या होना चाहिए? एक्सेस टू ऑडिट ट्रेल।
मतलब हर कोई बंदा एक्सेस नहीं रखना चाहिए ऑडिट ट्रेल के ऊपर, कुछ स्पेसिफिक बंदों को ही हम एक्सेस देंगे ऑडिट ट्रेल का। कुछ स्पेसिफिक बंदे कैसे डिसाइड करेंगे, यूजर आईडी के बेसिस पे। अच्छा तेरे को चाहिए ना तो तेरी यूजर आईडी बता, मैं तेरे को एक्सेस दे देता हूं ऑडिट ट्रेल का। तो एक बात ध्यान रख लेना कि वो जो यूजर आईडी है वो शेयर नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं जिसको आपने एक्सेस दिया ऑडिट ट्रेल का उसने अपनी यूजर आईडी जाके किसी और को शेयर कर दिया, बोला जा तू एक्सेस कर ले ऑडिट ट्रेल को, उसको डिसेबल कर दे और फिर तेरे को जो काम करना है कर ले, ठीक है। तो यूजर आईडी शेयर नहीं होनी चाहिए। एंड दूसरा, जो भी चेंजेस हो रहे हैं ऑडिट ट्रेल में वो ऑथराइज्ड होने चाहिए। आपने जिनको भी एक्सेस दिया है वो चेंजेस कर रहे हैं तो वो ऑथराइज्ड चेंजेस होने चाहिए, ठीक है। एंड अगर आप एक्सेस नहीं कर पा रहे ऑडिट ट्रेल को तो आपका पीरियोडिक बैकअप होना चाहिए ऑडिट ट्रेल का आपके पास। ऐसा नहीं कि आप ऑडिटर के आते ही बोलो अरे सर ऑडिट ट्रेल का हमारे पास हम एक्सेस नहीं कर पा रहे, हमारा जो डेटा था वो सारा उड़ गया, हमारा आईटी नेटवर्क जो है वो बर्बाद हो गया और हमारे पास बैकअप भी नहीं था। तो आपको बैकअप रखना पड़ेगा इन केस अगर आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो ऑडिट ट्रेल को, तो ठीक है। तो ये थे आपके इंटरनल कंट्रोल्स ऑन ऑडिट ट्रेल। क्या इंश्योर करते हैं कि आपको डिसेबल नहीं कर पाओ, डीएक्टिवेट नहीं कर पाओ ऑडिट ट्रेल को। क्या डिसेबल कर पाओ, एक्सेस टू ऑडिट ट्रेल इज डिसेबल्ड। फिर जो यूजर आईडी को आपने एक्सेस दिया है वो शेयर नहीं होनी चाहिए, जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो ऑथराइज्ड होने चाहिए। एंड पीरियोडिक बैकअप आपको लेना चाहिए ऑडिट ट्रेल का, ठीक है। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि ऐसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपको उठा के पूछ लेगा, लेकिन फिर भी पढ़ने में क्या जाता है, 2-3 बार पढ़ लेना, आपको थोड़ी बहुत पॉइंट्स दिमाग में नहीं जाएंगे। वो बोल रहा है फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर हाई एम्प्लॉय एट्रिशन रेट, कि आपके एम्प्लॉय का जो एट्रिशन होता है, एट्रिशन मतलब छोड़ के जाते आते हैं, फिर छोड़ के जाते हैं, फिर आते हैं, फिर छोड़ के जाते हैं, तो वो किस लिए होता है, क्या फैक्टर्स उसके लिए रिस्पांसिबल है। सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है वो अनबियरेबल बिहेवियर ऑफ सीनियर स्टाफ है, कि आपके जो ऊपर बंदा बैठा है, आपका जो मैनेजर है वो आपके साथ बर्ताव अच्छा नहीं कर रहा, इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो अपना जॉब छोड़ के चले जाते हैं। अनबियरेबल स्टाफ है, अनबियरेबल बिहेवियर है, जिससे मेरा स्ट्रेस बहुत बढ़ता है, जिससे एम्प्लॉय का स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है। वर्क लाइफ बैलेंस है ही नहीं क्योंकि उनका स्टाफ उनसे काम ही करवाता रहता है, ठीक है। मैनेजमेंट की रॉन्ग पॉलिसीज है जिसकी वजह से मुझे लिमिटेड अपॉर्चुनिटी मिल रही है प्रमोशन की, मेरा प्रमोशन ही नहीं हो पा रहा है। फिर ये सब तो चल ही रहा है, आप मुझे काम भी कम दे रहे हो, आप मुझे पैसे भी कम दे रहे हो और आप मेरे लिए वेलफेयर स्कीम्स भी कम रख रहे हो, ठीक है। तो मेरी सेफ्टी का क्या होगा, अगर ये सारी चीजें हो रही है तो मेरी सेफ्टी का क्या होगा। तो आप प्लीज 2-3 मिनट पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये था हमारा पूरा इंटरनल ऑडिट का चैप्टर। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। लाइक टारगेट हम रखते हैं 250 लाइक्स का, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये लाइक टारगेट अचीव करा देंगे। एंड इस कमेंट में लिख देना कि हम सीए बनेंगे, ताकि जो भी ये वीडियो देखे उसको मोटिवेशन आ जाएगी, वो भी सीए बनेगा। एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। अगर आपको मुझे कांटेक्ट करना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9023725601, ठीक है। आपको कोई भी व्हाट्सएप का डाउट हो तो आप मुझे इस पे पूछ सकते हैं। इस बार ऑडिट में एग्जाम्पशन पार, बस दुआ में याद रखना। थैंक यू, बाय बाय।